नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग महमूद गजनवी को देखे थे, अच्छे से समझे थे। अरबों का आक्रमण देखे थे। अरब आक्रमण हुआ, गजनवी का आक्रमण हुआ। उसके बाद कुछ सालों तक, कुछ 50 100 तक भारत जो है ये थोड़ा सा शांत रहा। उसी हिस्से में सब कुछ रहा, क्योंकि गजनवी जो है मारा गया, वापिस चला गया था लूटपाट करके। उसका उद्देश्य भी नहीं था भारत पर कब्जा करना या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ऐसा कुछ नहीं था। उसका उद्देश्य था आना, लूटपाट करना, लूट करके भाग जाना। ठीक है। लेकिन भारत में अगर इस्लाम का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए किसी को, तो वो था मोहम्मद गौरी। ये सिर्फ ना पर भारत पे आया, भारत में लूटपाट किया, जो भी किया किया ही, भारत के राजाओं को हराया, मारा। इसके अलावा ये यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करने आया था, और यहाँ एक मजबूत राजवंश की, इस्लाम वंश की यहाँ पर मजबूत एक नींव भी इसने रखी। मोहम्मद गौरी की ही नींव थी जो मुगल सल्तनत तक चलती आई। ये दिल्ली सल्तनत समझ लो नींव रखने वाला एक सबसे कुशल था, शासक था। बुद्धिमान भी था, तेज तर्रार भी था, सब कुछ था, ठीक था। लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा वीर नहीं था। बहुत ज्यादा वीर इसलिए नहीं था क्योंकि ये कई बार पटखनी भी पाया, कई बार हारा भी। लेकिन चालबाज था, बुद्धिमान था, तो ये दूसरे राजाओं से मिल करके उसी के जैसे भारत में आया, तो भारत में भी इसने क्या किया था, भारत में जयचंद के साथ मिल करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, फिर जयचंद को भी मार दिया। तो ये दिमाग लगाता था, उतना वीर था नहीं। कई बार हारा भी, कई बार जीता भी, लेकिन कुल मिलाकर के नींव इसने रख दी थी। ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी जो था, इसी का असली नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम इसका असली नाम था। इसका पहले कार्यकाल देख लो कब से कब तक था। 1173 में ये गौर साम्राज्य का बनता है राजा। गौर साम्राज्य एक पहाड़ी एरिया था जो गजनी साम्राज्य के ही तहत आता था। गजनी साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा, पहाड़ी हिस्सा गौर था। गौर साम्राज्य का ये शासक बना 1173 ईस्वी में। 1173 में बना था, उसके बाद आगे इसका प्रकरण चलता रहा, भी मैं आगे का किस्सा बताऊंगा ही। ये 1206 तक रहा। 1206 में इसकी हत्या हुई, तो इसका टाइम पीरियड इतना रहा। ठीक है जी। इसका जो अन्य नाम है वो भी इसी में जान लेते हैं हम लोग, मोहम्मद गौरी के अन्य नामों में। चलो अगला देख लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं ना। अगले पेज में मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं अच्छे से। मोहम्मद गौरी। चलो, इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम, और इसे सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता था। तो अन्य नाम में कर दें हम लोग यहां पर, अन्य नाम में मोहम्मद बिन साम, या फिर सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये तो पूरा नाम हुआ इसका। ठीक है। चलो, तो अब कहानी सुनो, पहले थोड़ा सा कहानी सुन लो, उसके बाद लिखवाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो जब गजनी साम्राज्य का एक गौर छोटा सा पहाड़ी हिस्सा, जिसका राजा बना मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में, जब ये शासक बना, तो इसकी जो है आकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। विस्तार करने पर ज्यादा फोकस कर रहा था कि साम्राज्य का विस्तार किया जाए। देखो, राजाओं की प्रकृति होती है, कुछ होते हैं वो लूटपाट करके धन इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐश अयाशी में उड़ाते हैं। कुछ होते हैं जो अपने टाइम पीरियड पर साम्राज्य बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं। उनका ये मकसद रहता है कि जा करके आसपास के साम्राज्य को जीतो, अपना साम्राज्य बड़ा करते चलो। लूटपाट सभी करते हैं, सबके खजाने लूटे जाते हैं जब भी कोई आक्रमण करा,
तो आक्रमण करने के बाद मारेगा भी और उसके बाद फिर लूटेगा भी, ये तो कॉमन बात है। और ये ऐसा नहीं केवल मुस्लिम शासक करते थे, हिंदू शासक भी करते थे, और ये एक प्रथा थी, मतलब कोई उसमें वो नहीं है कि बस नहीं मुस्लिम शासक थे वही मार काट करते थे, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, सभी ऐसा राजा करते थे और ऐसा करना भी चाहिए। अगर तुम जाओगे युद्ध में उसके बाद कहो कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे तो सामने वाला तुमको मार देगा, है ना, तो युद्ध जीतोगे ही नहीं, तो काहे का वीर शासक रहोगे, इतिहास में नाम ही नहीं आएगा। तो ये जो था, ये साम्राज्य को विस्तार करने पर फोकस कर रहा था। तो ये गजनी साम्राज्य से निकला, मतलब गौर से निकला, इसीलिए इसका नाम पड़ा गौरी मोहम्मद। और इसे ये भी कहा जाता था गौर का मोहम्मद। गौर का मोहम्मद मतलब गौर जो है, गौर एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य नहीं था तब, छोटा सा एक था पहाड़ी हिस्सा, उसका मोहम्मद, ठीक है, उसका मतलब मुखिया। मोहम्मद ये लोग गॉड को मानते हैं, तो उसका गॉड था। उसके बाद ये मोहम्मद बिन साम इसका असली नाम था, वहां से आगे बढ़ा और 1175 में 2 साल बाद ही इसने आकर के मुल्तान पर अटैक कर दिया। मुल्तान जानते हो आप देखो उधर का हिस्सा अफगानिस्तान तक पहले भारत में ही था। तो जब ये हिंदुस्तान जीतने निकला ना, हिंदुस्तान बहुत समृद्ध हुआ करता था, बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करता था, ईरानियों के बीच में, फारसियों के, तुर्कियों के बीच में, उन सब का सपना हुआ करता था। जब याद होगा ना, मैंने आपको सिकंदर वाली क्लास में एक मूवी रिकमेंड की थी, 400 अलेक्जेंडरिया करके। तो वो अलेक्जेंडरिया करके अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे ना कि बार बार ये नजर आ रहा था उसमें कि हिंदुस्तान सपना है, हिंदुस्तान पिता का हमारे सपना था, दादा का सपना था, ठीक है, तो उनके लिए वो सपना बनाने। तो क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान बहुत ज्यादा समृद्ध था और एकजुट था, बहुत बड़ा विशालकाय साम्राज्य था, तो इसको जीतने की सभी ललक दिखाया करते थे। ऐसे ये भी था, ये भी हिंदुस्तान जीतने निकला और आने में सबसे पहले शुरुआत इसने कर दी मुल्तान से। तो 1175 में मुल्तान पर अटैक किया, जीत गया, ठीक है जी। आगे इसने फिर पाटन पर अटैक किया, पाटन पर अटैक किया, पाटन गुजरात, वहां पर इसे भीम द्वितीय से बहुत तगड़ी पटखनी झेलनी पड़ी। मैंने शुरू में बताया ना, बुद्धिमान तो था, चालाक था, लेकिन बहादुर नहीं था, वीर नहीं था। वीर नहीं होने के कारण ये कई बार हारा। पृथ्वीराज चौहान से भी आया था तो यहाँ भी एक बार पिटा अच्छे से। लेकिन ये जब वहां पर आया, जब भीम द्वितीय से हारा, वापस गया, लाहौर जीता, लाहौर जीता और ये मुल्तान जीता। फिर धीरे धीरे आकर के फिर इसने एक और युद्ध किया जो कि पड़ता था पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर, भटिंडा का दुर्ग। भटिंडा का दुर्ग पर ये आक्रमण किया और जीत लिया। जब भटिंडा का दुर्ग जीता तो वो भटिंडा का दुर्ग जो है वो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के अधीन आता था। तो उसी साम्राज्य के अधीन आता था, तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान हो गए गुस्सा। अब पृथ्वीराज चौहान नाराज हो गए तो फिर क्या हुआ, तराइन का युद्ध छेड़ दिए। और फिर तराइन के युद्ध में ये क्योंकि प्रिपेयर था नहीं उतना ज्यादा, हालांकि युद्ध तो होना था, इसको तो पता ही था कि युद्ध होगा ही, तो ये तराइन का युद्ध होता है। लेकिन इधर पृथ्वीराज सेना, चौहान की सेना बहुत विशाल थी, पृथ्वीराज तृतीय की, और तराइन के युद्ध में भयंकर तरीके से इसको हरा दिए, वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर इसने क्या किया, इसने फूट डालो राज करो वाली बात शुरू की। इसने क्या किया कि जयचंद, जिसकी पुत्री को भगा ले गए थे पृथ्वीराज चौहान, मैंने चौहान वंश में आपको बताया था कि स्वयंवर से ही भगा ले गए थे पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री को। तो भाई भले से ससुर लगे रिश्ते में, लेकिन खुन्नस तो रहेगी ना कि हमारी बिटिया भगा ले गए हो, तो खुन्नस थी। उसने क्या किया, वो जा करके इसके साथ मिल गया, और इसके साथ मिल करके पृथ्वीराज चौहान की कमजोरियों वगैरह को भी बता करके तब जा करके मिल करके दोनों ने तराइन का द्वितीय युद्ध किया 1192 में। 1191 में पहला हुआ था, 1192 में दूसरा हुआ था। अब युद्ध किया तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय बंदी बना लिया गया, इसकी आंखें भी फोड़ दी गई। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिया गया, और कहा जाता है कि फिर मर गया, मार दिया गया। कुछ तो कहते हैं युद्ध में ही मार दिया गया था, कुछ कहते हैं बंदी बना लिया गया था तब मारा गया, वगैरह वगैरह। तो अब इसके बाद क्या होता है, 2 साल बाद, चूंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था मोहम्मद गौरी, इसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करना। अब पृथ्वीराज चौहान को तो हरा दिया, इस पर कब्जा कर लिया दिल्ली पर। ये जो था ये कन्नौज का शासक था, कौन, जयचंद। तो कन्नौज का शासक था, तो ये दिल्ली जीतने के बाद मोहम्मद गौरी क्या कहा कि चलो अब कन्नौज जीतते हैं, इसको भी मिला लो अपने में। तो जयचंद कहा कि हमको मारोगे, हम तो तुम्हारा साथ दिए थे। तो कहा काहे का साथ दिए थे, कहे अरे हम तुम्हारे साथी बन के पृथ्वीराज चौहान से लड़े थे ना। कहे हाँ, तो जो अपने रिश्तेदार का नहीं हो सका वो हमारा का साथी होगा, तुम किस बात के दोस्त, तुम तो अपना हित निकाल रहे थे।
ये कह करके मोहम्मद गौरी इनको भी निपटा दिया। तो ये होता है 2 साल बाद 1194 में, जिसे चंदावर का युद्ध कहा गया। ठीक है जी। चंदावर का युद्ध हुआ, ये सब हुआ। फिर उसके बाद फिर ये कुछ साल तक शासन किया, 1206 तक दिल्ली पर शासन किया। फिर इसका गुलाम रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस गुलाम को, एक्चुअली में 3 गुलाम इसके थे, और 3 गुलामों में से इन गुलामों को अपना सत्ता सौंप करके ये चला गया। लौट रहा था तो रास्ते में कुछ जो पहाड़ी जातियां होती हैं, वो पहाड़ी जातियों ने अटैक कर दिया इसके काफिले पर और इसको यहीं पर रास्ते में ही मार डाला 1206 में। अब यहाँ पर वो चंद्रवरदाई वाली पृथ्वीराज रासो पर मत जाना, वो इतिहास में नहीं है, उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। क्योंकि चंद्रवरदाई साहब का कहना यह है कि उनके अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान जब हारा था द्वितीय युद्ध, तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया था, उसको जेल में डाला गया था, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। फिर एक बार प्रतियोगिता कराने का, वीरता चेक करना चाहा मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी जब वीरता चेक करना चाहा तो फिर कहा कि भाई पृथ्वीराज चौहान को बुलाओ, पृथ्वीराज चौहान को देखें कितना वीर है। तो इसको बुलाया गया। तो फिर चंद्रवरदाई ने कहा, इनको बढ़िया से ट्रेन कर दिया था कि जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे मंत्र पढ़िएगा जजमान वैसे वैसे बोलिएगा। तो कहे ठीक है। तो चंद्रवरदाई जो है एक बहुत ही फेमस कविता है, वो पढ़ते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो इसके अनुसार ये व्याख्या की गई कि 4 बांस, क्योंकि राजा का सिंहासन ऊपर होता था, खेल का मैदान आप देखते हुए होंगे मूवियों में, खेल का मैदान नीचे हुआ करता था, राजा और बाकी जनता पब्लिक बैठी रहती थी ऊपर। पृथ्वीराज चौहान मूवी भी आई हुई है इस पर, तो हालांकि उसमें कुछ दूसरा ही बोल दिए हैं कविता। तो वहां पर मोहम्मद गौरी बैठा था, उसके बगल में ये कहे कि 1 घंटा लगवा दो और उस घंटे पर जब मारना तो फिर ये आवाज सुन करके मारेंगे तीर। ठीक है। और उसको ये नहीं पता था कि हमको मारेंगे, उसको ये पता था कि यहाँ पर वो निशाना लगाएगा 1 घंटे पर। और जबकि ये टारगेट दे दिए दूसरा। कौन सा टारगेट? 4 बांस 24 गज, मतलब 24 गज के 4 बांस, इतना ऊंचाई। उसके बाद अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी कि 8 अंगुली का, और इतनी ऊंचाई और ले लो 8 अंगुली भर का। ता ऊपर सुल्तान है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूको चौहान, चौहान साहब चूकना मत। और चंद्रवरदाई साहब लिखते हैं कि फिर पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया और मार दिया। इस हिसाब से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की यहीं पर हत्या कर देता है। ये तो उनकी किताबों में था, जो कि फिक्शन है। ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब बताओ, अगर मान लो 1192 में वो उसको मार दिए थे, तो चंदावर का युद्ध में इनको जयचंद को कौन हराया? अगर मान लो जयचंद, ठीक है, एक कंसेप्ट ये भी मान लेते हैं कि चलो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाए थे, चंदावर का युद्ध हो गया, उसके बाद फिर तब पृथ्वीराज चौहान से ने मारा इनको, ऐसा मान लें अगर, कि चलो ऐसा अगर मान लें कि चंदावर के युद्ध के बाद इनको मारा था, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की का वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक का आगे वंश चलने लगा? उसका मोहम्मद गोरी जब मर गया तो भाई पृथ्वीराज चौहान को बन जाना था राजा, या चंद्रवरदाई बन जाते, या कोई और हिंदू शासक बन जाता। मुस्लिमों का ही आगे क्यों कंटिन्यू हुआ? तो इस वजह से उनको, उनकी किताब को सिर्फ फिक्शन मान लिया गया और एक्चुअल इतिहास यही माना गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, शुरू करें अब लिखना। चलिए, कहानी एक बार समझ में आ जाती है तो एक लाइन लिखेंगे और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, वो भी आप देखते चलना। तो ये शासक बना 1173 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ का शासक बना? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गौर का, गौर का। गौर जो है, गौर क्या था? गजनी साम्राज्य का एक, गजनी साम्राज्य का एक पहाड़ी हिस्सा। ठीक है। तो उसी गौर का ये बनता है शासक, मोहम्मद गौरी कहलाया इसीलिए, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन साम। ठीक है जी। अब इसने सबसे पहले क्या किया? इसने पहले क्या किया?
यहीं पे एक लाइन और लिख लो अच्छे से कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। संस्थापक। ऐसा क्यों जी? क्योंकि इससे पहले जो आए थे, मोहम्मद गौरी से पहले जो आए थे, वो लुटेरे थे टाइप के। आए, लूटे, मंदिरों को तोड़े, वहां पर सोना वगैरह सब चुराए, मार काट किए, उसके बाद निकल लिए। तो ये था, ये आया था इसी मकसद से, आएंगे यहाँ पर अपना साम्राज्य फंसाएंगे, फैलाएंगे और यहीं पर अपना विस्तार करेंगे। ठीक है, तो ये इस मकसद से आया था। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। चलिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण। सबसे पहले तो 1173 में बना, तो 1175 में ही इसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और रिजल्ट क्या निकला? नतीजा निकला जीत का। ठीक है जी, 1175 में मुल्तान पर अटैक किया और उसके बाद फिर इसे जीत लिया। ठीक है, और वहां पर अधिकार भी कर लिया। इसके बाद इसके बाद 3 साल बाद ये पाटन गुजरात पर अटैक करता है। थोड़ा कलरफुल रहता है तो मजा आता है ना बाद में पढ़ने में। इसके बाद 1178 में अटैक करता है। किस पर अटैक करता है ये? पाटन गुजरात पर। पाटन गुजरात पर आक्रमण। यहां पर इसको मुंह की खानी पड़ी। हारा। ठीक है, हारा। कैसे हारा? भीम द्वितीय ने हराया। और यही इसकी पहली हार थी भारत में। भारत में पहली हार कौन सी थी तो आप बताओगे? पाटन में। पहली हार गलती से भी मत बता देना, पानीपत का वो तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध इसका दूसरा हार था, ये इसकी पहली हार थी। ठीक है, भीम द्वितीय ने हराया था गुजरात के पाटन पे। भीम प्रथम के टाइम पर मैंने आपको बताया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। किसने किया था? महमूद गजनबी ने, या जिसे महमूद गजनी कहते हैं। भीम प्रथम का टाइम चल रहा था वो, ये भीम द्वितीय थे जब पाटन पर आक्रमण हुआ था, और इन्होंने ना सिर्फ आक्रमण को बचाया बल्कि इनको पराजित भी किया। किसको? इसको। ठीक है जी, 1178 में। इसके बाद इसने और कई युद्ध करते रहे, जैसे 1179 में पेशावर पर किया इसने। ठीक है, इसके बाद कई युद्ध इसने करते रहे। 1179 में पेशावर में, 1181 में लाहौर पे। लाहौर, लाहौर जो था ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पंजाब जो है ये उतना दूरी तक फैला था, लाहौर तक फैला था। लाहौर पर ये किया आक्रमण। इसके बाद कुछ सालों के बाद ये सियालकोट, फिर लाहौर पर पूरा जीता।
1185 में सियालकोट। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कब कब कहाँ कहाँ किया था। फिर 1186 में एक बार फिर से आकर लाहौर को जीतता है, पुनः लाहौर पर आक्रमण करता है। और फिर यहाँ पर अपना साम्राज्य ही बसा लेता है। अब लाहौर में बस गए, लाहौर की ये लोग राजधानी बना लिए, लाहौर को राजधानी ये बना ली और लंबा समय तक ये राजधानी चलता रहा। ठीक है, यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपना टाइम पीरियड चलाया, आराम शाह आया, वो भी यहीं पर लाहौर में ही अपनी राजधानी था। नाम मात्र का था कि दिल्ली है, दिल्ली भी कब्जा है, लेकिन राजधानी ये लोग अपना यही मतलब रहते यहीं पर, शासन यहीं से करते थे। वो तो इल्तुतमिश जो था वो राजधानी ट्रांसफर किया दिल्ली में और फिर प्रॉपर रूप से दिल्ली में शासन करना शुरू कर दिया, तो वो इल्तुतमिश था। ठीक है, तो ये हो गया सियालकोट 1185 लाहौर। अब यहीं पर अब यहीं पर इसकी बात करते हैं तराइन के। ग्यारह सौ नवासी में सबसे जो फेमस है, जो कि तराइन का युद्ध का कारण बना, वो था भटिंडा का दुर्ग जीतना। ठीक है ना, भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण। अब ये जब जीत गया ना भटिंडा का दुर्ग, जीता, तो यही तत्कालिक कारण बना तराइन का युद्ध का, क्योंकि इसके बाद ये दुर्ग आता था पृथ्वीराज चौहान के टाइम उसमें। ठीक है, अब ये चीजें मैं लिखूंगा नहीं, सब कुछ नहीं लिखा जाता। तराइन उनके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये साम्राज्य में आता था, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान हो गए गुस्सा, और यही बना इसका तात्कालिक कारण, भटिंडा का दुर्ग। ठीक है, इसको जीता तो यही बना तराइन युद्ध का, तराइन युद्ध का कारण बना। ठीक है ना, ये बना कारण। अब होता है फिर तराइन का युद्ध 1192 में, पहला वाला 1191 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तराइन का प्रथम युद्ध, तो ये होता है किससे, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये गौरी जान रहे हो ना, गौरी क्यों लिया जा रहा है नाम? जैसे चौहान वंश के रहते थे चौहान कहा जाता था, चोल वंश के रहते थे चोल कहा जाता था, ऐसे यहाँ गौरी वंश का था तो गौरी कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तृतीय के बीच, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान जीतता है और ये हार जाता है, हार जाता है। अब तराइन युद्ध का कारण बनता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये, एक लाइन यहां लिख दे रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साम्राज्य के अधीन का हिस्सा। ठीक है, इसी का हिस्सा था, इसीलिए तो क्या हुआ, इनको बुरा लगा, बुरा लगा तो ये युद्ध किए, युद्ध किए तो फिर जीत भी गए। फिर होता है 1192 में दूसरा युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध। और इसमें जो है
इसमें हो जाती है गड़बड़। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच होता है, और इस बार जो ये युद्ध होता है इसको जीतता है मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान ये हार जाता है। इसमें कहा जाता है कि इस युद्ध में इसने हेल्प ली थी जयचंद की सहायता से। जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। क्लियर है जी? फिर क्या होता है? फिर अभी ये इसके यही आक्रमण ही चल रहे हैं, ये जो हेडिंग मैंने डाला था मोहम्मद गौरी का आक्रमण, ये सभी कहां कहां पर इसका युद्ध हुआ यही मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तराइन का हो गया दोनों। तराइन के बाद ये पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया, और मैं यहाँ पर हत्या ही लिखूंगा, हारने के बाद समझो मार ही दिया गया। मैं वहां पर चंद्रवरदाई वाले में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, चंद्रवरदाई कौन थे, क्या थे, क्या इनका पृथ्वीराज चौहान कौन थे, क्या थे, इसको मैंने चौहान वंश में बता ही दिया है आपको। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका अगला जो युद्ध हुआ वो हुआ कौन सा युद्ध? अगला जो युद्ध हुआ वो हुआ चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध। 1194 में होता है चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ ही करता है। जयचंद कहाँ का शासक था? तो आप बताओगे कन्नौज का शासक था। ये कन्नौज का शासक था जयचंद। ठीक है, और फिर ये हार जाता है, ये जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है और ये हार जाता है। मोहम्मद गौरी के अंतिम युद्ध के बारे में बात करेंगे। अंतिम बार अंतिम बार युद्ध ये 1205 में करता है पंजाब में खोखर जातियों की। 1205 ईस्वी में करता है। अंतिम युद्ध पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध। ठीक है जी, अंतिम युद्ध इसका होता है 1205। उसके बाद 1206 में ये गुलामों को अपनी सत्ता सौंप करके वापस जा रहा होता है, और वापस जाते समय इस पर कुछ अटैक होते हैं रास्ते में और इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अपने 3 गुलामों को सौंप करके ये जा रहा था।
1206 ईस्वी में। भारत से वापस जा रहा था। ये 3 गुलाम के नाम आपसे पूछे जाते हैं। 3 गुलामों में एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक यलदोज था, एक कुबाचा था। यलदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे करके इन दोनों को भी निपटा दिया और फिर अपना शासन चलाया। ठीक है, तो 1206 में ये जा रहा था वापस, 1206 में जा रहा था वापस, और फिर रास्ते में इस पर अटैक हुआ। अटैक कौन करता है उसको अगले पेज में लिख लेते हैं ना, अगले पेज में लिख लेते हैं। अटैक करते हैं कुछ सिंधु नदी के करीब में। जाते समय मोहम्मद गौरी पर कुछ लड़ाकू जातियों ने अटैक कर दिया। ने आक्रमण कर दिया। और इसकी हत्या कर दी। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये ना पूछो। हत्या कर दी। कहां पर? सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर, दमयक नामक स्थान पर। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो जो तीनों गुलाम में से, ये तीनों गुलाम थे ना, कुबाचा, यलदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासन शुरू होता है। इन्हीं में से कुतुबुद्दीन ऐबक जो हुआ, इसने ममलूक वंश की स्थापना रखी। दिल्ली में ममलूक वंश की नींव रखी। क्योंकि ये जब ये लाहौर जीता था, लाहौर के बाद ये लाहौर और ये कुबाचा को भी दिया जगह, फिर गजनी, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, लाहौर, कुबाचा और दिल्ली, ये 3 था। तीनों गुलाम यहाँ पर थे। तो दिल्ली वाला जो है, दिल्ली वाला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली वाला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। यलदोज संभाला लाहौर,
कुबाचा संभाला गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक संभाला दिल्ली, क्योंकि अपने गुलामों को ये जगह दिया था। ठीक है, तो दिल्ली में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ममलूक वंश की स्थापना करता है। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक वंश ठीक है, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर ममलूक वंश की स्थापना की। यही ममलूक वंश, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, और फिर इसके बाद जो आया इल्तुतमिश, हालांकि इसके बाद आराम शाह आया था, लेकिन आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया आराम शाह की हत्या करके। तो इल्तुतमिश इसका एक तो दामाद था और एक तो दूसरा गुलाम था वो, तो वो भी गुलाम, ये भी गुलाम, और फिर गुलाम का ही गुलाम, आगे चलकर बर्मन आएगा वो भी गुलाम, तो सब गुलाम चलने लगे, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। ठीक है ना, कई बार ले कहते हैं लोग कि गुलाम वंश की नींव रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कह दो भक, कुछ नहीं ऐसा, गुलाम वंश की नींव कोई नहीं रखा, गुलाम वंश कहा गया, है ना। इसने ममलूक वंश की नींव रखी थी, और यही एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, बताओ ममलूक वंश की स्थापना कौन किया था। तो लोग गुलाम वंश तो याद रखते हैं, गुलाम वंश की नींव रखी थी, गुलाम वंश को स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ममलूक वंश किसी को ध्यान ही में नहीं है, जबकि असल में ममलूक वंश की नींव ये रखा था, गुलाम वंश तो कहा गया, है ना, गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बाद अब ममलूक वंश रखी, अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल दिल्ली साम्राज्य की, दिल्ली में शासन की शुरुआत इल्तुतमिश के टाइम से हुई, क्योंकि ये लोग दिल्ली सल्तनत, ठीक है चलो दिल्ली कब्जा तो कर लिए, लेकिन जब ये उसको हरा दिया ना, यहाँ पर यहाँ पर इनको मार दिया, कुबाचा को और यलदोज को मार दिया, तो फिर आकर लाहौर में रहने लगा, लाहौर से ही शासन चलाता था दिल्ली में भी। इसका बेटा आराम शाह आया, वो भी लाहौर से ही दिल्ली में अपना शासन चलाता था। इल्तुतमिश आया, जब आराम शाह को मार दिया, तो वो फिर दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे पहले दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की लाहौर से, तो आप बताओगे इल्तुतमिश ने। फिर दिल्ली से कलकत्ता हुई थी राजधानी, राजधानी कलकत्ता से फिर दिल्ली हुई है ना, तो आज के टाइम पर राजधानी दिल्ली है। चलो, लाहौर से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, सॉरी लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, तब कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है ना, एक लाइन बीच में भूल गए। तो ये हुआ। अब ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोहम्मद गौरी के बारे में, है ना। इसका अलग से चैप्टर लेना जरूरी था, क्योंकि ये अलग से एक बहुत बड़ा रोल निभाया, कई सारी लड़ाइयाँ की, और असल में मुसलमानों का जो साम्राज्य है उसकी नींव इसी ने रखी थी, मोहम्मद गौरी ने। क्लियर, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैं मिलूंगा अब आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कई वंश हुए, उन सभी वंशों को भी हम लोग देखेंगे, फिर मुगल काल पर चलेंगे। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप दिवाली ऑफर का फायदा उठाइए। यहाँ पर अगर आज के टाइम पर आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो, या कोई सा भी अगर आप ई बुक लेते हो, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। ई बुक पर आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, जिसके बाद बहुत ही नाम मात्र की कॉस्ट पर आपको ई बुक्स मिल जा रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट की, और हमारे वीडियो कोर्सेज पर आपको 70% का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। यूज करना है कूपन कोड दिवाली70 एमजीटी ऐप पर जा करके, जहां से आप डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। दिवाली तक ये ऑफर रहेगा।
अभी एक नया बैच लॉन्च हुआ है, जीएस सफलता 3.0। इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस बैच में ना आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। अच्छा, ज्वाइन करना हो या ना करना हो वो तो बात की बात है, यहाँ पर डेमो दी गई है, आप जाकर के डेमो जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और कितना आपको पढ़ना है, या फिर आपने उस चीज को तैयार कर लिया है कि नहीं कर लिया है उतना, ठीक है। तो डेमो डाल दिया, हालांकि अभी ज्योग्राफी का डाला गया था, मैं कोशिश करूंगा आज एक दो क्लास कोई और भी सब्जेक्ट का डेमो डलवा दूं आपको फ्री, मतलब वो अनलॉक करवा दूं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। बाकी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस चल रही हैं, अभी शुरुआती दौर है, अभी ज्वाइन कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अभी इस पर 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 599 599 में, मात्र 599 में आपको मिल रहा है ये इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ कि समझ लो सिर्फ ई बुक की कॉस्ट ली जा रही है आपको। एमजेटी ऐप पर ये चीज़ें मिलेंगी, आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप 2024 के किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसे ले सकते हैं।